Good morning, dear students. Students, we are going to now begin with the new chapter, that is chapter number 21, Neural Control and Coordination. Till now, in human physiology, we have talked about different systems of our body. We had started with the digestive system, where we have understood the process of digestion in different organs of body. Then we have talked about the respiratory system, where we have understood that how there will be exchange of gases and how the oxygen and carbon dioxide are transported in our body. The third, we talked about the circulatory system, where we have studied the coordinated activity of the heart, right, which pumps the blood. This blood will be flowing to different parts of the body through the circulatory system, that is through the arteries and the veins. Then we have talked about the excretory system, where the process of regulation of excretion, preparation of the concentrated urine or a dilute urine was being discussed by us. Lastly, we have talked about the skeletal muscles and its functioning, how they are attached to the bones, what are the different bones present in our body, and what is the mechanism of muscle contraction. But students, there is one thing common in all these chapters. ये सारे ही चैप्टर्स में एक ऐसी बात है जो कॉमन है कि सबका जो रेगुलेशन था उसमें कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, नर्वस सिस्टम. हर एक जो सिस्टम है हमारी बॉडी में, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उनकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो सिस्टम जरूरी है वो सिस्टम होती है नर्वस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं न्यूरल कंट्रोल. तो बॉडी की बाकी की सारी सिस्टम्स काम करती है, पर इनका रेगुलेशन मतलब कब इनका फंक्शनिंग इंक्रीज करना है, कब इनका फंक्शनिंग रेगुलेट करना है, इन सब का रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन कौन करके रखता है, नर्वस सिस्टम करता है. सो इसीलिए वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ अवर बॉडी विच रेगुलेट्स ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ अवर बॉडी एंड दैट द नर्वस सिस्टम. So we are left out with just two chapters, जिसमें एक में हम nervous system through regulation पढ़ेंगे और दूसरे में हम chemical, that is endocrine system through regulation की बात करेंगे. So let us now start with the neural control and coordination. In our body, the function of all the organs as well as organ systems is occurring in a coordinated manner, right? So the function of in our body, the functions of organs or organ system occurs in a coordinated manner. हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, राइट, ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इनके फंक्शन एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं. अब हम क्या बता रहे, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटी और ऑफ द ऑर्गन. सो कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हेन two or more organs or organ system interact with each other and complement its function. And complement its function. It is known as coordination. जब हम वर्ड यूज करते हैं कोऑर्डिनेट मतलब क्या, तो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, पर इन सब ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या एकदम ही अलग हैं? आर दे सेपरेटेड ओनली? नो, दे ऑल हैव सम और अदर इंटरेक्शन विद द अदर ऑर्गन ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करता है, पर डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड जाता कहाँ पे है, तो इट गोज इनटू द ब्लड. ब्लड से वो सेल को, वो फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है
वो न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द डिफरेंट सेल्स। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम आ रही है तो उसके साथ साथ एसोसिएटेड क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। चलो मान लीजिए आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज करने पर हमारे मसल्स को एनर्जी की जरूरत ज्यादा है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन मिलता कहाँ से है, थ्रू द ब्रीथिंग। तो इनडायरेक्टली आपका ब्रीथिंग, आपका रेस्पिरेशन भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। रेस्पिरेशन जब इंक्रीज होगा तो साथ साथ में हार्ट का पंपिंग भी इंक्रीज होगा। इफ हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग फास्टर, व्हाट एल्स इज गोइंग टू हैपन, ब्लड फ्लो इज गोइंग टू इंक्रीज। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था मसल्स से, एक्सरसाइज से, पर साथ साथ में इन्वॉल्व क्या हो रहा है, लंग्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, साथ साथ में ब्लड फ्लो भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर ब्लड फ्लो इन्वॉल्व हो रहा है मतलब हार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो ब्लड फ्लो हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट विद इवन द फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, किडनीज भी इफेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब है कि भले ही हमारे पास इंडिविजुअल ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, पर साथ में अगर देखने जाए तो इन सबका फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, इंटीग्रेटेड होता है, एंड दैट इज व्हाट नोन एज कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन या तो ऑर्गन सिस्टम जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं टू कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट मतलब दूसरे के काम को आगे बढ़ाते हैं, एंड दैट इज द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो हु परफॉर्म्स दिस कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी इन अवर बॉडी, इट इज two major systems, they perform coordination, and these two systems are neural system and the second one that is endocrine system. Let us now here study coordination with taking an example, right? तो एक example से बात करते हैं। For example, we are having, or you can say we are performing a physical exercise, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। अब फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करना मतलब बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज, दस एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस। एनर्जी रिक्वायरमेंट इसीलिए क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्टिविटी ऑफ मसल्स इंक्रीजेस, एक्टिविटी ऑफ मसल्स इज गोइंग टू इंक्रीज। मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज होना मतलब मोर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी जरूरी है। एटीपी फॉर्मेशन किससे होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है, तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही, राइट। इसलिए ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, देयरफॉर रेट ऑफ रेस्पिरेशन increases, breathing बढ़ने लगेगा, right? You will breathe faster for completing the amount of the oxygen that you require. तो breathing increase हो रहा है, right? Heartbeat increases, क्यों, क्योंकि heart starts pumping the blood faster and therefore blood flow in the blood vessels is going to increase. तो ये क्या हो रहा है, एक्टिविटी एक ही है, फिजिकल एक्टिविटी, पर उसकी वजह से कितने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज मतलब हमारे मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, पर मसल्स के साथ साथ क्या और इन्वॉल्व हो रहा है, तो लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि ब्रीथिंग बढ़ रहा है, हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग ब्लड फास्टर, ब्लड मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो रहा है, ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा तो ये फास्टर फ्लोइंग ब्लड किस में जाएगा, किडनीज, इट विल अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, किडनीज। जब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीजें होने वाली है
just because you are performing an exercise. What will happen when you stop the exercise? When you stop the exercise, what is going to happen? The activity of muscles, heart, lungs, kidneys becomes normal. राइट जब आप एक्टिविटी स्टॉप कर देते हो, एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हो, तो एक्टिविटी इन सब ऑर्गन्स की कैसी होने लगेगी? धीरे धीरे इट विल कम बैक टू द नॉर्मल. सो दिस इज इंटरैक्शन एंड कोऑर्डिनेशन. इसे कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग सम एक्टिविटी, एंड देयरफॉर दिस स्टेप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड coordination. So here we are going to understand that the interaction and the coordination is going to occur by the two major systems. So such type of interaction and coordination is possible due to activity of two major system of our body, and that is neural system and endocrine system. तो ये एक्टिविटी जो है, ये इंटरैक्शन, ये कोऑर्डिनेशन जो है ऑर्गन्स के बीच में, ये कोऑर्डिनेशन क्यों है? बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ टू मेजर सिस्टम. एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम. पर अब एक ही एक्टिविटी, एक ही तरह के इंटरैक्शन के लिए दो सिस्टम्स की क्यों जरूरत है? बिकॉज नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शंस इन डिफरेंट वेज. दोनों के काम करने का तरीका अलग होता है. चलो हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की. तो जो न्यूरल सिस्टम है, इट प्रोवाइड्स, I'm talking about the neural system, okay? It provides the organized network of point to point interaction for क्विक कोऑर्डिनेशन. अब ये लाइन को समझना पड़ेगा कि हमने लिखा क्या है. न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क. न्यूरल सिस्टम में क्या आता है? न्यूरॉन्स आते हैं, मतलब नर्व सेल्स. अब अगर आपने पहले भी कभी पढ़ा हो तो नर्व सेल्स का एक नेटवर्क होता है हमारी बॉडी में जो नर्व्स फॉर्म करता है. हमारे पास क्या है? नर्व्स. पर नर्व्स में होता क्या है? नर्व सेल्स होते हैं. तो ये नर्व सेल्स एंड टू एंड या पॉइंट टू पॉइंट इंटरैक्शन करते हैं. मतलब अगर हमारे ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है तो पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन तक एक के बाद एक ये कनेक्टेड होते हैं, और ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टली रिले हो जाती है टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गन और मसल और ग्लैंड. ठीक है, क्योंकि एक नर्व सेल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नर्व सेल है एंड इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू फ्लो रैंडमली. नो, वन आफ्टर अनदर द नर्व सेल्स विल बी अरेंज, और ऐसे अरेंज होंगे कि इंफॉर्मेशन एक जगह से स्टार्ट होके इट विल रिले, इट विल कंटिन्यू टिल द अनदर एंड, टिल व्हाट? टिल इट रीचेस अ पर्टिकुलर मसल और द ऑर्गन, एंड देयरफॉर इट प्रोवाइड्स क्विक कोऑर्डिनेशन. इसका कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? क्विक. विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स द इंफॉर्मेशन विल बी सेंट फ्रॉम द ब्रेन और फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गन. वेयरएज जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स द हॉर्मोन्स, राइट, केमिकल मैसेंजर्स, वेयरएज एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व्स केमिकल मैसेंजर्स, that is hormones,
जिनका एंड टू एंड कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि हॉर्मोन्स जो है वो कहां पे रिलीज होते हैं, दे आर रिलीज इन द ब्लड। कहां पे रिलीज होते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं। एंड देन आफ्टर वो जो रिस्पॉन्ड करने वाले हैं वो इफेक्ट कैसी होगी, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, इट इज गोइंग टू टेक टाइम बट इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नर्वस सिस्टम का काम कैसा है कि इंफॉर्मेशन जस्ट रिसीव की और सीधे ही ट्रांसमिट कर दी टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गन और काम खत्म। इतनी ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में काम खत्म हो जाएगा नर्वस सिस्टम का। पर एंडोक्राइन सिस्टम का ऐसा नहीं है। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन रिलीज होता है। अब ये हार्मोन ब्लड में फ्लो होते होते वो रिस्पेक्टिव ऑर्गन तक जाएगा और फिर वहां पे एक्शन होगी। पर ये एक्शन बहुत ही समय ले लेती है, पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन अवर बॉडी मेल एंड फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स आर रिलीज, राइट। मेल सेक्स हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं मेल्स में फीमेल सेक्स हॉर्मोन। तो ये जो है हॉर्मोन्स, उनकी वजह से ही हमारे एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, राइट। तो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स जो डेवलप होते हैं, जैसे कि फीमेल्स में ब्रेस्ट है, या तो फिर मेल्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ द हेयर्स, राइट, मुस्टैच एंड बियर्ड। तो ये कैरेक्टर कैसा है, इसको डेवलप होने में समय लगता है, बट वंस इट हैज डेवलप्ड इट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दिस शोज दैट इफेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग किस में होती है, एंडोक्राइन सिस्टम में, पर इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म और क्विक किस में होती है, न्यूरल। तो दोनों का कंट्रोल और इंटरैक्ट करने का मेथड अलग है, but both of them are equally important for control and coordination of the activities in our body. So let us now begin with the system that is the neural system. So let us now begin with the neural system. The neural system comprises of specialized cells. Comprises of specialized cells which are known as neurons. जब हम न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं तो न्यूरल सिस्टम के जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जो नर्वस सिस्टम का पूरा ही काम करने वाले हैं, वो सेल्स को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स कहा जाता है। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं, देयर फंक्शन इज टू रिसीव, टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू अ स्टिम्युलाई। रिस्पॉन्ड टू द स्टिम्युलाई। स्टिम्युलाई या स्टिम्युलस मतलब क्या, एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट that causes some sort of change in your body is called a stimulus. For example, बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है तो उसके रिस्पॉन्स में हम क्या कहते हैं, we wear jackets and sweaters. So that is you are responding to a stimulus from the external environment. Same way, stimulus internal भी हो सकता है, जैसे कि आपको बॉडी में कोई भी पार्ट में पेन हो रहा है, so that is signaling your brain that you are having pain in your hand or pain in your finger. So that is an internal stimulus, right? तो कोई भी stimulus को recognize करना, receive करना और receive करने के बाद उसका appropriate respond करना, उसे क्या कहा जाता है, that is the function of the neurons. तो हम न्यूरॉन्स की जब बात करते हैं या नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स में काफी सिंपल नर्वस सिस्टम थी। जब हम पॉरीफेरा की बात करते हैं तो पॉरीफेरा में नर्वस सिस्टम नहीं थी, बट जब हम सिलेंट्रेटा की बात करते हैं तो सिलेंट्रेटा जैसे इनवर्टिब्रेट्स में बहुत ही लेस डेवलप नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स वाज प्रेजेंट, राइट। सो वी टॉक अबाउट सिलेंट्रेटा, व्हाट वाज देयर, सिंपली नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। वहां पे कोई प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं थी, सिर्फ नर्व सेल्स का नेटवर्क था, किसमें, इन द फाइलम सिलेंट्रेटा। तो इनवर्टिब्रेट से जब हमने स्टार्ट किया ही है तो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट वाज देयर इन इंसेक्ट्स। इन इंसेक्ट्स इट वाज स्लाइटली मोर डेवलप्ड, क्योंकि इंसेक्ट्स के पास क्या था, दे हैड अ स्ट्रक्चर लाइक ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर कंसिडर किया था,
right, and ganglia with some neural tissues. So कोई ऑर्गेनिजम्स इन्वर्टिब्रेट्स में ऐसे थे जिनके पास सिर्फ नर्व सेल का नेटवर्क था, राइट, पर कोई ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर था. वो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो सबसे एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट था हेड रीजन में, राइट. अगर आपको याद हो तो उसे कहते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन या सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन इन एनिलिडा एंड इन आर्थ्रोपोडा. So that functions like a brain, and rest there was a presence of a structure which was having ganglia and there were segmental nerves present. तो थोड़ा बहुत डेवलप किस में है, इंसेक्ट्स में. वर्टिब्रेट्स जो है दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, जबकि वर्टिब्रेट्स हैव वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम. तो वर्टिब्रेट्स का जो नर्वस सिस्टम है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड रहता है. तो अब हम बात करते हैं अबाउट द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है या न्यूरल सिस्टम है उसमें हम कह सकते हैं कि इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ह्यूमंस में हमारे पास क्या है, या हम एनिमल्स की भी बात कर सकते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड हो जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, राइट. दो तरह के नर्व्स आ जाते हैं, ब्रेन से इमर्ज होने वाले क्रेनियल और स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होने वाले स्पाइनल नर्व्स. नाउ दीज नर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स. दीज नर्व फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं. एक होते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स, एफरेंट नर्व फाइबर्स एंड efferent nerve fibers. efferent nerve fibers and efferent. अब कई नर्व फाइबर्स ऐसे होते हैं जो टिश्यूज या ऑर्गन से कहां पे आते हैं, CNS. सो फ्रॉम टिश्यूज और ऑर्गन टू CNS, इन्हें कहा जाता है efferent nerve fibers, राइट. और efferent कब कहा जाता है, when from CNS the impulse is getting relayed or getting transmitted to tissues or organs. So इसी तरह efferent and efferent ऐसे दो तरह के nerve fibers include होते हैं किसमें, peripheral nervous system में. Peripheral nervous system has two divisions. Peripheral nervous system has two divisions. One is somatic nervous system and second is autonomic nervous system. Somatic nervous system means the information is relayed from CNS to skeletal muscles, या तो मसल्स विच आर अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल. हमारे कंट्रोल में जो मसल्स है वो कौन से हैं, स्केलेटल. तो जब मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी मसल्स को पहुंचता है, स्केलेटल मसल्स को पहुंचता है, सो दैट इज द रोल ऑफ द सोमेटिक नर्वस सिस्टम. वेयरएज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन इज रिलेड फ्रॉम सीएनएस टू स्मूथ मसल्स, या तो आप कह सकते हो इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स, राइट. जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो इनवॉलेंटरी है, राइट. फूड का पैसेज इनटू द स्टमक वो इनवॉलेंटरी एक्शन है, उसे कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. एंड दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज having two types of nerve fibers, sympathetic and parasympathetic. दो तरह के nerve fibers हैं, sympathetic nerve fibers and parasympathetic. एक जैसे कि हार्ट बीट को इंक्रीज करता है तो दूसरा हार्ट बीट को कम करता है. तो ऐसे ही दो तरह के नर्व फाइबर्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होते हैं. So this was just brief of human neural system. In
In next lecture, we will begin with the first part of the chapter, that is the structure of the nerve cell.